अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मोमल वॉइस की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की मेरी कहानी सिद्रा की ज़िंदगी पर है। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। मेरा रंग काला था और हमारे माशरे में काले रंग के लोगों को न जाने क्यों हकारत की नज़र से देखा जाता है। खासकर तो अगर ये रंग लड़कियों का हो तो उन्हें हर जगह धुतकारा जाता है। उनके लिए पहले तो कोई रिश्ता नहीं आता और आ भी जाए तो यही कहकर वापस हो जाता है कि लड़की तो काली है। खैर, दूसरों से क्या ही गिला जब आपके अपने घर में भी आपके रंग की वजह से ऐसा सलूक हो कि सुबह शाम ताने मिले, फिर इंसान क्या ही करे। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बचपन से ही अम्मी मेरे लिए परेशान रहती थी कि जब मेरी शादी का वक्त आएगा तो क्या कोई मुझसे शादी करेगा, क्या कोई शादी को राजी होगा। घर में सब मुझे कल्लू बुलाया करते थे, मगर ये नाम मुझे प्यार से नहीं पड़ा था। हम 3 भाई बहन हैं और मैं सबसे बड़ी। जब मेरी उम्र शादी की हुई तो लड़के वाले मुझे देखने आते, मगर मेरी छोटी बहन को पसंद करके चले जाते। ऐसे कई सारे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते, क्योंकि अम्मी ने कह दिया था कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मेरी छोटी बहन की शादी नहीं होगी। और शायद मेरी बहन भी इसी वजह से मुझसे नफरत करती थी, क्योंकि मेरी वजह से उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। वो कहती कि कल्लो आपी, मैं रोज आपके लिए दुआ करती हूँ कि आपकी शादी जल्द हो जाए ताकि आपके रंग का काला साया मेरे नसीब से छट जाए। उसकी बातें मेरा दिल चीर देती। मैं हमेशा अल्लाह से शिकायत करती कि क्या मेरा रंग मेरा नसीब तय करेगा और आखिर मुझे कब तक ये ताने सुनने पड़ेंगे। मेरे अपने घर वालों का रवैया मुझसे ठीक नहीं था, तो और किसी से मैं क्या ही उम्मीद रखती। खैर, मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत परेशान थी। वो रिश्ते वालियों को भर भर कर पैसे देती कि वो कहीं भी मेरा रिश्ता कर दें, मगर कोई भी फायदा ना होता। रिश्ते वाले आते जाते मगर मेरा रंग देखकर इनकार कर देते। मैं सब्र करती रही और सबकी कड़वी बातें सुनती रही। एक दिन अम्मी ने बताया कि कल कोई रिश्ते वाले मुझे देखने आ रहे हैं। जब मेरी बहन को इसके बारे में मालूम हुआ तो उसने जिद लगा ली कि इस बार मैं लड़के वालों के सामने ऐसे ही नहीं जाऊंगी, बल्कि वो मेरा अच्छा सा मेकअप करेगी। मैंने इसके लिए मना कर दिया, मगर वो गुस्सा होकर कहने लगी, अभी तुम तो चाहती ही नहीं कि मेरा घर बस जाए, है ना? अपना नसीब तो पता नहीं कैसा लिखवा कर लाई हो, हमारी जिंदगी बर्बाद मत करो। उसकी बातें मुझे काफी तकलीफ देती, मगर इस बार मैंने सोचा चलो जिसमें उसकी खुशी वही सही, और मैं उसकी बात मानने को तैयार हो गई। अगले दिन रिश्ते वालों के आने से पहले उसने मुझ पर खूब मेकअप किया। खुद को आईने में देखा तो मैं भी अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी। मैं वाकई बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब मैं बाहर हॉल में आई तो मुझे देखने के लिए एक आंटी अपनी बेटी के साथ आई थी। मुझे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो गई। आंटी ने कहा, हमें तो बिल्कुल ऐसी ही लड़की की तलाश थी, आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है। मुझे खुद पर शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं इन्हें धोखा दे रही हूँ, मगर फिर अपनी बहन का सोचकर चुप रही। उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और यूँ मेरा रिश्ता तय हो गया। मगर मुझे ये सब बिल्कुल ही गलत लग रहा था और बहुत बड़ा धोखा भी था। इसीलिए शादी से पहले मैंने अब्बू को कह दिया था कि मैं शादी वाले दिन बिल्कुल ही सादगी से रुखसत होंगी, मैं कोई मेकअप नहीं करूंगी, और अगर किसी ने मुझ पर इस बात को लेकर बोझ डाला तो मैं शादी से इनकार कर दूंगी। अब्बू भी मेरे जज्बात समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने सब कुछ सख्ती से समझा दिया था कि जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी में कोई रुकावट ना आई और मैं सादगी में ही अपने घर से रुखसत हो गई। मैं मुजम्मिल के घर में बैठी थी। मैंने आईने में खुद को देखा तो दिल के 100 टुकड़े हो गए थे। मैं सुर्ख रंग में बहुत ही काली लग रही थी। मुझे यही खौफ अंदर से खाए जा रहा था कि कहीं मेरा शौहर मुझे तलाक ही ना दे दे। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरा शौहर कमरे में दाखिल हो चुका था। वो मेरे रूबरू आकर बैठा तो बोला, सिद्रा। उफ, अपने शरीके हयात के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं एकदम जी उठी थी। शुक्र है किसी ने तो मुझे मेरे हकीकी नाम से पुकारा। मैंने जब आंखें उठाकर देखा तो सामने मेरा शौहर बैठा था। मैं तो अपने शौहर का हुस्न देखकर दंग रह गई थी। मेरा शौहर बेइंतहा हसीन था। ऐसा लगता था जैसे कहीं से कोई शहजादा मेरी जिंदगी में शामिल हो गया हो। वो मुझे देखकर बुझ सा गया था। कहने लगा, सिद्रा तुम तो बहुत काली हो, देखो मैं किस कदर हसीन हूँ, तुम मेरे साथ जचोगी नहीं। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जानती थी कि मैं हरगिज़ भी प्यारी नहीं थी, फिर भी मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा शौहर मुझे शादी की पहली रात इतनी कड़वी कसीली बात कहेगा। वो बोला, अरे अरे रोने की बात नहीं है, मैं जानता हूँ तुम एक खूबसूरत लड़की हो, तुम्हारे नैन नक्श बहुत प्यारे हैं,
रही तुम्हारी सियाह रंगत की बात, तो मेरे पास इसका हल है। मैं हर शब तुम्हें वाइटनिंग इंजेक्शन लगा दिया करूँगा। तुम दिनों में इतनी सफ़ेद हो जाओगी कि खुद अपना आप पहचान नहीं पाओगी। बोला तुम्हें ये मंजूर है? मैं खामोश ही रही थी, अलबत्ता ना चाहती हुई भी हाँ में सर हिला दिया था। मेरा शौहर उठा और बाहर निकल गया। मेरी आंखें भीग चुकी थी। मुझे माशरे के इस दोहरे मयार ने बहुत दुख दिया था। न जाने हम लोगों ने गोरी रंगत को क्यों खुद पर इतना हावी कर लिया है। क्या जो सांवला हो या काला हो वो इंसान नहीं होता? न जाने हम मगरिबी लोगों जैसे क्यों बनना चाहते हैं। न जाने हमने हुस्न के मयार को इतना मुश्किल क्यों बना लिया है। सादा चेहरे तो अब किसी को भाते ही नहीं हैं। लोगों की मनपसंद बनने के लिए सर्जरियां करानी पड़ती हैं, वाइटनिंग इंजेक्शन लगाए जाते हैं। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी। मेरा शौहर मेरे लिए एक इंजेक्शन ले आया था। उसने जैसे ही वो इंजेक्शन मुझे लगाया, मेरी आंखें भारी होने लगी थी और मुझ पर नींद तारी हो गई थी। मैं जब सुबह उठी तो मेरे अपने उरूसी लिबास में मलबूस थी। मैं जल्दी से उठी और नहाकर कपड़े बदल लिए थे। मेरा शौहर कमरे में नहीं था। मुझे अकेले ही कमरे से बाहर जाना पड़ा था। मेरी नंद झट से आकर मेरे पास बैठ गई थी। कहने लगी, भाभी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं मुस्कुरा दी थी। अलबत्ता अपनी ये तारीफ सुनकर मुझे किसी किस्म की खुशी नहीं हुई थी। जब मुझे मेरे शौहर ने ही धुतकार दिया था तो फिर लोगों की तारीफें करवा कर मैं क्या हासिल करूंगी। मैं इधर उधर मुंतजिर निगाहों से अपने शौहर को ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपनी नंद से अपने शौहर के मुतालिक पूछा। कहने लगी, भाभी मुजम्मिल भाई अपने किसी काम से गए हैं। भाभी मेरे भाई का काम बहुत मुश्किल है, बेचारा सारा सारा दिन काम करता है। तुम दुआ करो ना भाई के लिए कि उनकी रोजी में खैर व बरकत हो, उनका काम आसान हो। मैंने असबात में सर हिला दिया। दिन बस यूं ही गुजर गया था। मैं घर के काम करने की आदी थी, इसलिए ससुराल में ज़्यादा दिन आराम नहीं कर पाई थी। मैं शादी के तीसरे दिन ही घर के काम संभाल चुकी थी, क्योंकि मेरा दिल नहीं लगता था। मुझे अपने घर वाले बहुत याद आते थे। ऐसे घर में रहने का क्या फ़ायदा कि जब मेरे शौहर की शक्ल ही रात के 10 बजे के बाद दिखाई देती थी। मुजम्मिल आते ही मुझे इंजेक्शन लगा दिया करते थे और मैं गहरी नींद में सो जाया करती थी। मेरी शादी को 1 महीना हो गया था। अब तक यही सिलसिला जारी था। मैंने सब बातें सोच सोच कर अब नफ्सियाती मरीज़ा बनती जा रही थी। अब तो मुझे अपने शौहर पर भी शक होने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे शौहर के लगाए हुए इंजेक्शन से मुझे नींद क्यों आ जाती थी, क्योंकि मैंने तो टीवी पर भी देखा था कि स्किन स्पेशलिस्ट बता रही थी कि रंगत गोरी करने वाली इंजेक्शन्स की वजह से अक्सर लोगों की नींद उड़ जाती है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा शौहर मेरे साथ क्या खेल खेल रहा है। अब मैं हर वक्त परेशान रहती थी। घर के काम करती थी, कभी हाथ जल जाता तो कभी खाना जला लिया करती थी। मेरी नंद मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो अक्सर मुझे दिलासे दिया करती थी कि ये दिन गुजर जाएंगे, बुरा वक्त टल जाएगा। मेरी नंद मुझे इस तरह से प्यार करती थी जैसे कि आज तक मेरी सगी बहन नबीला ने भी नहीं किया। उसे तो बस यही पड़ी रहती थी कि कैसे भी करके मेरी शादी हो जाए ताकि उसका रास्ता भी खुल जाए। एक दिन मैं यूं ही हालात से तंग आकर अपनी नंद के गले लगकर रो पड़ी थी। जब मेरी सास ने मुझे रोते हुए देख लिया था, तुम मुजम्मिल की वजह से परेशान होना, तुम फिक्र मत करो, मैं उसके कान खींचूंगी तो वो सुधर जाएगा। मैंने महसूस किया था कि मेरी सास मेरा दर्द अपने दिल में महसूस किया करती हैं। वो अक्सर अपनी बेटी से कहा करती थी कि क्या हम सिद्रा को इस घर में दरो दीवार से बिहा कर लाए हैं। अपने भाई को कुछ समझाओ ना। मैं नहीं जानती थी कि मेरा शौहर कभी सुधरने वाला भी है या नहीं। खैर, मैंने महसूस किया था कि अब पहले से मेरी रंगत सफ़ेद होने लगी थी। मेरे चेहरे के साथ साथ मेरे हाथ पांव तक सफ़ेद हो गए थे। मैं इस सफ़ेद रंगत में बहुत जचती थी। मैं भी अपनी गोरी रंगत को देखकर बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि मैंने अपने स्याही माहिल रंग की वजह से बहुत कुछ सहा था। एक रात अचानक मेरी सास खुशी खुशी मेरे पास आई और बोली, बहू तुम्हारा शौहर तुम्हारी तस्वीर देखते ही भागा चला आया है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बिन शौहर के अजाब से गुजरते देखा है। बेटा, इसमें हमारी भी गलती थी कि शादी से पहले बेटे को तुम्हारी तस्वीर नहीं दिखाई। वो नहीं जानता था कि तुम स्याह रंगत की मालिक हो। जब ही तो वो निकाह के फौरन बाद घर से भाग गया था। अब मैंने फ़ोन करके उसको खूब बेइज्जत किया है और उसे ये भी बता दिया कि वापस लौट आओ, तुम्हारी बीवी अब गोरी हो गई है। उसे फिर भी मेरी बात का यकीन नहीं हुआ था। उसने तुम्हारी तस्वीर मांगी थी, वो तुम्हारी नंद ने भेज दी। अब तो वो सिर के बल वापस आ रहा है। मैं तुमसे यही कहने आई हूँ कि आज तुम अपने शौहर के इस्तकबाल के लिए उरूसी लिबास पहन लो और पुरानी बातों को दिल से निकाल देना। हमेशा औरत ही दिल बड़ा करती है तो घर बसता है। मेरी सास न जाने क्या कहे चली जा रही थी, जबकि मेरी सुई तो इसी बात पर अटकी थी कि तुम्हारा शौहर तो निकाह के फौरन बाद ही भाग गया था। मेरी सास जब कमरे से चली गई तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी।
मेरी शादी को अब 1 माह हो चुका था। न जाने पिछले 1 माह से कौन मेरे कमरे में आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। इसीलिए जल्दी से अपने नंद के कमरे में चली गई ताकि उसे सारी बात बता सकूं। मैं जल्दी से नंद के कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर नॉक करना भी भूल गई। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर दाखिल हो गई। सामने का मंजर देखकर तो मेरी रूह फना हो गई। सामने वही मर्द खड़ा था जो हर रात मेरे कमरे में ये कहकर आता है कि मैं मुजम्मिल हूँ। इस शख्स को देखकर मैं अपने हवास पर काबू ना पा सकी, इसलिए मैं आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात करने लगी। वो अपने बचाव की कोशिश करता रहा। जैसे ही मैं उसे मार मार कर पीछे हटी तो मेरे सामने एक अजीब नज़ारा था। उस मर्द के बाल खुल चुके थे जो कि लंबे घने थे। उसके चेहरे पर लगी मूंछ दाढ़ी उतर चुकी थी। मैं उसको देखकर पहचान गई थी क्योंकि वो तो मेरी अपनी ही नंद थी। मैं हक्का बक्का उसकी शक्ल देखती रही। मैं बोली, तुमने ये सब क्यों किया? मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आज जब अम्मी ने बताया कि तुम्हारा शौहर वापस आ रहा है तो ये सुनकर मैं तो मरने वाली हो गई थी। इसीलिए तुम्हारे पास आई थी कि तुम्हें सब कुछ बता सकूं। मेरी नंद रोने लगी थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, भाभी मेरा सच किसी को मत बताना। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसे राज में ही रखना, नहीं तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। भाभी मैं हर शख्स में वाइटनिंग इंजेक्शन में नींद की दवा मिलाकर लगाती थी। मैं फट पड़ी थी और बोली, आखिर क्यों? तुम्हारा इस सब के पीछे क्या मकसद था? वो बोली, मैं दिल के हाथों मजबूर थी। मैं मोहब्बत की खातिर ये सब कुछ कर रही थी। मैं बोली, कौन सी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत? मेरी नंद बोली, भाभी शायद तुम इस बात से नावाकिफ हो, मगर तुम और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। तुम अपने काले रंग की वजह से मुमताज़ थी। मैं भीड़ भाड़ में भी तुमको पहचान जाया करती थी क्योंकि मैं तुम्हारी जहानत से बहुत मुतासिर थी। मैं ज़रा कन ज़हन थी, इसीलिए मुझे ज़हीन लोग बहुत अच्छे लगते थे। मैं जानना चाहती थी कि ज़हीन लोगों के घरों का कैसा माहौल होता है, वगैरह वगैरह। एक दिन छुट्टी का वक्त हो गया था। ना मुझे कोई लेने आया था और ना ही तुम्हें कोई लेने आया था। हमारे साथ गेट पर और भी बहुत सी लड़कियां खड़ी थी, मगर मेरी सारी तवज्जो तुम पर थी। मैं देखना चाहती थी कि आखिर तुम्हें लेने कौन आता है। तभी तुम्हें तुम्हारा भाई लेने आ गया था। मैं तो तुम्हारे भाई की तरफ देखकर हैरान रह गई थी। वो कितना खूबसूरत था ना। मुझे वो पहली ही नज़र में बहुत अच्छा लगा था। अब मैंने अपना ये वतीरा बना लिया था कि जैसे ही छुट्टी का वक्त होता मैं गेट पर जाकर खड़ी हो जाती थी। मैं तुम्हारे भाई की नज़रों में आना चाहती थी। मेरी 2 माह की मेहनत रंग ले आई थी। आखिरकार अरसलान ने मुझ पर नजर करम कर दी थी। वक्त के साथ साथ हमारा एक दूसरे के साथ राब्ता भी हो गया था। ये दिल लगी मोहब्बत में बदल चुकी थी। हमने फैसला कर लिया था कि एक दूसरे के साथ ही शादी करेंगे, मगर इस शादी में सबसे बड़ा मसला तुम थी भाभी। मुझे अरसलान ने बता दिया था कि उनके अब्बू ने यह फैसला कर रखा है कि जब तक उनकी बड़ी बेटी की शादी नहीं होगी वो अपने किसी भी बच्चे की आगे शादी नहीं करेंगे। भाभी मैं शक्ल सूरत की अच्छी थी, इसीलिए मेरे लिए रिश्ते पर रिश्ते आ रहे थे, मगर किस्मत की सितम ज़रफ़ी कि तुम्हारी शादी का कोई नामो निशान ही नहीं था। इसलिए मैंने अपने भाई का रिश्ता तुमसे करवा दिया था ताकि मेरे और अरसलान की शादी की राहें हमवार हो सकें। मगर शादी की पहली रात ही भाई घर से भाग गए। अब मेरी जान पर बन गई थी कि अगर तुमने अरसलान को बता दिया कि तुम्हारा शौहर तो घर से भाग गया है, फिर वो मेरे साथ शादी क्यों करेगा। इस सब का हल मुझे यही मिला। मैं तुम्हारा शौहर बनकर तुम्हारे कमरे में आने लगी। वाइटनिंग इंजेक्शन के साथ नींद का इंजेक्शन भी लगाया। देखो मेरी मेहनत से आज तुम्हारा शौहर घर वापस आ रहा है। फिर मेरी नंद मुझे कमरे में ले आई थी। उसने मुझे बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार किया। थोड़ी देर के बाद ही मेरा शौहर भी कमरे में आ गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा था। मैं तो अपने शौहर को पहचान ही नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे शौहर में और मेरे नंद में नाकाबिल यकीन मुमासलत पाई जा रही थी। अगर मेरी नंद ने मुझे धोखा दिया था तो उसमें मेरी इतनी गलती भी नहीं थी। मेरे शौहर ने मेरे सामने बैठते ही हाथ जोड़ दिए थे। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर भाग गया था। दरअसल उस दिन शायद ब्यूटी पार्लर वाली ने तुम्हारे चेहरे पर स्याह मेकअप किया हुआ था। मुझे लगा कि तुम्हारी रंगत ऐसी ही है, इसीलिए तुम्हें छोड़कर भाग गया था। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बोली, मुजम्मिल अगर मैं स्याह रंगत की मालिक होती तो क्या तुम मुझे कबूल ना करते? मुजम्मिल ने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिला दिया। कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। खुद सोचो तो, मुझ जैसे गोरे चिट्टे मर्द के साथ काली बीवी अच्छी लगनी थी क्या? लोगों ने मेरा मजाक ही उड़ाना था कि न जाने इसमें ऐसी क्या कमी थी जो काली बीवी मिली है। मैं चुप कर गई थी। मैंने अपने सच का गला घोंट दिया था। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरा शौहर मुझ पर जान निछावर करता है। बज़ाहिर सब कुछ अच्छा है, मगर मैं आज भी मुजम्मिल की बातों को दिल से नहीं भुला सकी हूँ। मेरे दिल में बार बार ये सवाल आता है कि क्या काले इंसान नहीं होते? उन्हें भी तो अल्लाह पाक ने कुछ सोच समझ कर बनाया होगा।
خیر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی اولاد کی تربیت ایسی کروں گی کہ وہ ہر انسان سے محبت کرنے والے ہوں گے، پھر چاہے کوئی کالا ہو یا گورا ہو۔ دنیا میں تبدیلی تبھی لائی جا سکتی ہے جب ہم اپنے اندر کو تبدیل کریں۔ میری نند اور ارسلان کی شادی ہو چکی ہے، وہ بھی بہت خوش ہیں۔ شاید زندگی اسی کا نام ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔